नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आज हम इस वीडियो में इंडी अलायंस की सेहत पर चर्चा करेंगे। इंडी अलायंस की आखिरी बैठक मुंबई में हुई थी और उस बैठक में दो बड़े फैसले हुए थे। एक तो यह फैसला हुआ था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी और मीडिया कमेटी बनाई गई थी। दूसरा फैसला यह हुआ था कि 2 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होगी और 2 अक्टूबर को फिर एक साझा रैली भी होगी। लेकिन इसके बाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की दिल्ली में एक बैठक हो गई शरद पवार के घर पर, जिसमें 3 फैसले हुए। पहला तो यह है कि इंडिया अलायंस की पहली साझा रैली भोपाल में होगी, दिल्ली में नहीं होगी। लेकिन उसमें यह नहीं था कि 2 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक नहीं होगी। बैठक होनी तो पहले से ही तय थी, ऐसे इंडिकेशन मुंबई बैठक के बाद दे दिए गए थे। लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में हुआ कि साझा रैली पहली भोपाल में होगी, जिसे कमलनाथ ने करने से इनकार कर दिया। दूसरा फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में यह हुआ था कि टीवी चैनलों के उन एंकरों की डिबेट का बायकॉट किया जाएगा जो मोटे तौर पर इंडी अलायंस के खिलाफ अपना रुख अपनाते रहे हैं। इस फैसले पर एक सूची भी जारी हो गई, लेकिन नीतीश कुमार ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए इस फैसले से खुद को अलग कर लिया। तीसरा फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में जातीय जनगणना को इंडी अलायंस के एजेंडे पर लाना था, जिसे मुंबई बैठक में 3 दलों के ऐतराज के बाद पहले ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब जिन 3 दलों ने इस एजेंडे पर ऐतराज किया था, उनके प्रतिनिधि, 3 में से 2 के प्रतिनिधि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में मौजूद थे। इसका मतलब उनकी सहमति हो गई थी, लेकिन एक दल की सहमति नहीं हुई थी और वह था तृणमूल कांग्रेस। अब इसके बाद क्या हुआ? ना तो कोई साझा रैली हुई, ना इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, ना कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई। तो इंडिया अलायंस कहां है अब? इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि इंडी अलायंस एकदम बैकग्राउंड में चला गया है, कहीं दिखाई नहीं देता। हुआ यह है कि राज्यों में सीट शेयरिंग पर बातचीत हुई है। दिल्ली की शुरुआती खबर यह थी कि कांग्रेस 3 और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर लड़ेगी, ऐसी सहमति हो गई है। यह इंडिकेशन शरद पवार ने खुद दिया था, लेकिन कांग्रेस ने इसका खंडन कर दिया। कांग्रेस इसके लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस 4 सीटें मांग रही है और वह अपनी पिछली लोकसभा की परफॉर्मेंस के आधार पर मांग रही है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नंबर 2 थी, आम आदमी पार्टी नंबर 3 थी। 7 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से आगे थे, एक आध सीट को छोड़ लो। और वोट प्रतिशत में देखा जाए तो वोट प्रतिशत में भी कांग्रेस काफी आगे थी। कांग्रेस को 22.5% वोट मिले थे, जबकि आम आदमी पार्टी को 18% वोट मिले थे। लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और भी कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2013 का विधानसभा चुनाव हारी थी। भारतीय जनता पार्टी 2015 का भी विधानसभा चुनाव हारी थी और उसके बाद 2020 का चुनाव भी हारी है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसी दिल्ली में 57% वोट मिले, 56.9 शायद एक्यूरेट। तो उसके साथ तो उम्मीदवार भी जीते। तो यह अंतर विधानसभा और लोकसभा में हमेशा देखा जा रहा है, सब जगह देखा जा रहा है। हमने इससे पहले भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी देखा। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ था दिल्ली में, लेकिन लोकसभा चुनावों में उसे आम आदमी पार्टी से ज्यादा वोट मिले। अब जो यह बात हो रही है कि भाजपा के सामने एक उम्मीदवार होगा तो भाजपा हार जाएगी,
यह जो नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं या बाकी लोग भी दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों पर निपटा देंगे, यह जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। हम सिर्फ दिल्ली का ही उदाहरण ले लेते हैं, बाकी छोड़िए। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों को वोट हम जोड़ दें तो 40% बनते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 57% वोट मिले। तो 17% वोट का अंतर है। यह अंतर विधानसभा और लोकसभा चुनावों का हमेशा रहता है। दिल्ली के अलावा अब हरियाणा और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की कांग्रेस से बात लगभग टूट चुकी है। अब फिर से शुरू होगी तो उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज की डेट में दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की बात टूट चुकी है, क्योंकि इन तीनों राज्यों में बात नहीं बनी है। तो अब केजरीवाल ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को डुबाने का फैसला कर लिया है। चलो अपन बाकी राज्यों में चलते हैं, बाकी राज्यों की बात कर लेते हैं। इसको आम आदमी पार्टी वाले चैप्टर को यहीं पर खत्म करते हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस को सिर्फ 3 लोकसभा सीटें देने की पेशकश की है, लेकिन उसमें भी 2 शर्तें लगा दी हैं कि इन 3 सीटों पर बहरामपुर सीट नहीं होगी। यह सीट प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की है। वह पिछली बार भी चुनाव जीते थे, उससे पिछली बार भी जीते थे, उनका वहां पर प्रभाव है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ अधीर रंजन चौधरी का 36 का आंकड़ा है। अधीर रंजन चौधरी इंडिया अलायंस की मीटिंग में होते हैं और वापस कोलकाता जाकर के ममता के खिलाफ बोलते हैं और खूब बोलते हैं। वो उन्होंने बंद नहीं किया, इंडिया अलायंस होने के बाद भी बंद नहीं किया है। और दूसरी शर्त उनकी यह थी, ममता बनर्जी की, कि तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट पार्टियों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी, बंगाल में उसके लिए कोई सीट नहीं छोड़ेगी। और अगर कांग्रेस ने अपनी 3 सीटों में से 1 सीट भी लेफ्ट को दी तो तृणमूल कांग्रेस वहां अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। यानी जो 3 सीटें दी हैं वे भी इस शर्त के साथ है। तो 2 शर्तें उन्होंने लगा दी। हालांकि कांग्रेस तो 3 सीटों पर मान नहीं रही है, लेकिन ये 3 सीटें भी 2 शर्तों के साथ है। तो बात कहां तक आकर रुकेगी कह नहीं सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो 10 सीटें मांग रही है। 10 सीटें तो ममता देने से रही। इसके अलावा ममता बनर्जी ने तो अब त्रिपुरा की दोनों सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोका है। इंडिया अलायंस में सीपीएम भी है, कांग्रेस भी है, और त्रिपुरा में सीपीएम का दावा रहा है। सीपीएम की सरकार भी वहां पर रही है और दोनों सीटें इस बार इस समय भारतीय जनता पार्टी जीती है। तृणमूल कांग्रेस वहां पर अपने पांव जमा रही है, कोशिश कर रही है वहां पांव जमाने की, पूरे नॉर्थ ईस्ट में कोशिश कर रही है। तो दोनों सीटें तो त्रिपुरा की उन्होंने कहा है कि हम लड़ेंगे, सीपीएम लड़ना चाहे लड़े, आप लड़ना चाहे लड़े, एक तरफा ऐलान कर दिया है। दूसरा, असम की उन्होंने 5 सीटें मांगी हैं। असम के तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की और 5 सीटों पर दावा ठोका है। लेकिन असम प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि हम उन्हें सिर्फ 1 सीट देंगे और ज्यादा से ज्यादा 2 देंगे। तो महाराष्ट्र पे चलते हैं, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे ने 48 सीटों में से 24 पर दावा ठोका है। उनका कहना है कि हम सबसे बड़ी पार्टी है, विभाजन के बावजूद जमीन पर हमारी ताकत है, कांग्रेस की भी नहीं है और एनसीपी की भी नहीं है। जबकि कांग्रेस कहती है आप तो दोनों दल टूट चुके हो, एनसीपी भी टूट चुकी और शिवसेना भी टूट चुकी, हम मजबूत खड़े हैं, इसलिए 24 सीटों पर हम लड़ेंगे। तो कुल मिलाकर सीट शेयरिंग की बात कहीं भी सिरे नहीं चढ़ रही। मुंबई बैठक के बाद, इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूं मैं, मुंबई बैठक के बाद एक बड़ी घटना और हो गई है जिसने इंडिया अलायंस को बैकग्राउंड में डाल दिया है। वह घटना है कांग्रेस कार्यसमिति की 2 बैठकें। एक बैठक हैदराबाद में हुई और दूसरी दिल्ली में। इन दोनों बैठकों में कांग्रेस ने जातीय जनगणना को मुख्य चुनावी मुद्दा बना लिया है। हैदराबाद बैठक के बाद ही संसद के विशेष सत्र में राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर मोदी को चुनौती दे दी। हालांकि इंडिया अलायंस में इस मुद्दे पर सहमति नहीं बनी थी और 3 दलों ने पहले ही अपना ऐतराज
जता दिया था, ये बात मैंने पहले भी कही है। लालू यादव, अखिलेश यादव और नीतीश कुमार जातीय जनगणना को एजेंडे पर लाना चाहते थे। ये बात उन्होंने मुंबई में कही थी और बाद में कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग में मनवा ली। लेकिन अब तीनों ही, नीतीश कुमार, लालू और अखिलेश, पछता रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जातीय जनगणना पर अग्रेसिव रुख अपनाकर मंडल राजनीति वाले इन तीनों नेताओं को, इन तीनों दलों को हाशिए पर लाकर के खड़ा कर दिया है। मंडल राजनीति के बड़े नेता राहुल गांधी बनकर के उभर रहे हैं। कांग्रेस ने बड़े सलीके से राहुल गांधी को दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का नेता बनाने की मुहिम शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने इन जातियों को कांग्रेस की तरफ आकर्षित करने के लिए उनका आरक्षण का कोटा बढ़ाने की बात शुरू कर दी है। हालांकि ये तय तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 49% का या 50% का वो लगाया हुआ है, रोक लगाई हुई है। नीतीश कुमार या किसी भी अन्य के दावे को दरकिनार करके कांग्रेस ने राहुल गांधी को और राहुल गांधी ने खुद को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने 14 अक्टूबर को अपने अधिकृत यूट्यूब चैनल पर 1 मिनट का एक वीडियो डाला है, 1 मिनट कुछ सेकंड का है। इस वीडियो में राहुल गांधी कॉलेज की कुछ लड़कियों से घिरे हुए बैठे हैं। शायद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी हॉस्टल का मामला है। एक बार राहुल वहां गए थे तो उस समय का। एक लड़की ने उनसे सवाल किया कि अगर वह प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या करेंगे। राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि वह प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। हालांकि कांग्रेस ये कहती रही है कि बिना प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के चुनाव लड़ा जाएगा, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि वह उम्मीदवार नहीं है, बल्कि उन्होंने बताया कि वह अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारेंगे, कैसे भारत को प्रोडक्शन का हब बनाएंगे और चीन से आयात को घटाएंगे। उनका दावा है कि 2014 के बाद चीन से आयात बढ़ा है। राहुल गांधी ने इंडी अलायंस में किसी तरह की सहमति नहीं होने के बावजूद जिस तरह खुद को प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया है, उससे इंडी अलायंस का सारा उत्साह खत्म हो गया है। मैं जहां से बात मैंने शुरू की थी, मैं वहीं पर आता हूं। पिछले 1-1.5 महीने से इंडी अलायंस की कोई मीटिंग नहीं, कोऑर्डिनेशन की कोई मीटिंग नहीं, साझा रैली की कोई चर्चा नहीं, किसी और बैठक की कोई चर्चा नहीं। कांग्रेस की यूज एंड थ्रो पॉलिसी से ममता, उद्धव, नीतीश, अखिलेश, लालू सब हैरान हैं और सब खफा है। मित्रों, उम्मीद है मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए। जैसे ही मेरा नया वीडियो आएगा आपको सूचना आएगी। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक नमस्कार।